नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में। तो आज से जो है वो क्लास 10th के ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास 10th क्लास का ज्योग्राफी का बुक है तो उस बुक को फर्स्ट चैप्टर को निकाल लें और तब इस वीडियो को देखें, तब जो आपको समझ में आने है वो अच्छे से समझ में आएगा। तो कौन कौन सा टॉपिक है इस चैप्टर में, उसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि किस किस टॉपिक के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला है रिसोर्स। रिसोर्स होता क्या है, उसके बाद रिसोर्स का क्लासिफिकेशन, किस तरीके से हम रिसोर्स को क्लासीफाई करेंगे। तो बहुत सारे बेसिस हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब किस तरीके से वो जो रिसोर्स है वो हमारा बना है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब उस रिसोर्स को बनने में कितना समय लगता है, वो रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, मतलब उस रिसोर्स का मालिकाना हक किसके पास है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब किस तरीके से उसका विकास हुआ है उस रिसोर्स का। नेक्स्ट जो है कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, तो रिसोर्स का किस तरीके से हम विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट रिसोर्स प्लानिंग, देन लैंड रिसोर्सेज, उसके बाद लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, किस किस तरीके का लैंड जो है इंडिया में हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, किस तरीके से लैंड डिग्रेडेशन होता है और कैसे हम उस डिग्रेडेशन को कंजर्व कर सकते हैं, यानी अपने लैंड को बचा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा है सॉइल एज ए रिसोर्स। सॉइल को किस तरीके से हम रिसोर्स की तरह देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, किस किस तरीके से हम सॉइल को अलग अलग क्लासीफाई किए हैं, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे, उसके टेक्सचर पे, उसके कलर पे। तो कौन कौन सा है हमारा, तो एल्यूवियल सॉइल हो गया, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटेराइट सॉइल्स, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल्स, एंड लास्ट जो टॉपिक है वो हमारा है सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है हमारा टॉपिक है वो है रिसोर्स। रिसोर्स होता क्या है, तो हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ अवेलेबल है जो कि हमारे ज़रूरतों को पूरा करे, विच सेटिस्फाई आवर नीड्स, और जो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल हो। टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल का मतलब कि हम किसी टेक्नोलॉजी का यूज करके, किसी तकनीक का यूज करके इसको हम एसेसिबल बना सकें, मतलब अपने यूज के लायक बना सकें, ये होता है टेक्नोलॉजिकल एसेसिबल। उसके बाद इकोनॉमिकली फीजिबल, यानी कि आर्थिक रूप से उस रिसोर्स का यूज करने में हम लोग सफल हों। अब ये नहीं कि जो हमारा रिसोर्स है उसको मतलब वहाँ से निकालने में ही, इवॉल्व करने में ही हमें इतना ज़्यादा खर्च हो जाए कि जितना रिसोर्स का हमें कीमत ही ना मिल पाए, या फिर उतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही ना हो। तो ये इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए, यानी कि इसको यूज करने में हमें, मतलब इसको इवॉल्व करने में हमें ज़्यादा खर्च ना हो। उसके बाद है हमारा कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब क्या होता है कि जो हमारा कल्चर है वो उसको एक्सेप्ट कर पाए, यानी करे। तो इन सब जिस भी चीज़ में रहेगा जो कि हमारे नीड को सेटिस्फाई करे, हमारे नीड को पूरा करे, उसी को हम कहेंगे रिसोर्स। अब रिसोर्स को किस किस तरीके से क्लासीफाई किए हैं, तो कुछ जो कैटेगरीज हैं रिसोर्स को क्लासिफिकेशन का वो हम लोग बांटे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्स को दो भाग में, बायोटिक और एबायोटिक। उसके बाद एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। उसके बाद है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप के बेसिस पे इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल, इस तरीके से क्लासीफाई किए हैं। और जो नेक्स्ट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, किस तरीके से वो विकास किया है, और या फिर अभी वो किस स्टेज में है, हमारा रिसोर्स जो है वो किस स्टेज में है। तो उसके हिसाब से पोटेंशियल हो गया, डेवलप्ड हो गया, स्टॉक हो गया, एंड रिजर्व्स। तो ये सब जो है जो हमारे रिसोर्स का क्लासिफिकेशन हो गया, अलग अलग टाइप के रिसोर्स हैं। अब सबसे फर्स्ट हम लोग जानते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब किस तरीके से जो हमारा रिसोर्स है उसका ओरिजिन कैसे हुआ है, मतलब वो किस चीज़ से बना है, इसके हिसाब से हम उसको कैसे बांटते हैं अलग अलग तरीके से। तो पहला जो है हमारा वो बायोटिक रिसोर्सेज है, मतलब वैसा रिसोर्स जो कि हमारे बायोस्फीयर में, मतलब हमारा जो भूमंडल है उसमें पाया जाता है, जिसके अंदर लाइफ हो, यानी कि क्या हो, जीवन हो, उसे हम कहते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। जैसे कि हो गया ह्यूमन बींग्स, यानी कि हम लोग भी एक रिसोर्स ही हैं। तो ह्यूमन बींग्स हो गए, फ्लोरा फौना, यानी कि पेड़ पौधे हो गए, जो जानवर, जंगल में रहने वाले जानवर हो गए, फिशरीज यानी कि मछली, लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक होता क्या है कि जो जानवर जिसको हम लोग पालते हैं, मवेशी वगैरह,
जैसे गाय भैंस बकरी, ये सब हमारे लाइव स्टॉक हो गए। तो ये सब जो भी रिसोर्स हैं वो है हमारे बायोटिक रिसोर्स, यानी कि सिंपली हम कहें तो वैसे रिसोर्स जिनमें कि लाइफ हो वो बायोटिक रिसोर्स होते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा एबायोटिक रिसोर्स। तो एबायोटिक रिसोर्स वैसे होंगे उसके जस्ट अपोजिट जो कि नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जिनके अंदर लाइफ ना हो, उन्हें हम कहेंगे एबायोटिक रिसोर्स। इसमें हमारा आ जाएगा रॉक्स हो गया, मेटल्स हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सब जो भी हैं वो हमारे एबायोटिक रिसोर्स हैं, क्योंकि इनके अंदर लाइफ नहीं होता है। नेक्स्ट जो है कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि वैसा रिसोर्स जिसको कि हम लोग एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से, अब एग्जॉस्टिबिलिटी होता क्या है कि उसको बनने में कितना समय लगा, या फिर वो हम कितना उसका यूज कर रहे हैं, और उसको बनने में मेनली कि उसको बनने में कितना समय लगता है, वो फिर से रिन्यू हो सकता है या नहीं किसी प्रोसेस के द्वारा, या फिर रिन्यू होने में उसे बहुत ज़्यादा मतलब लाखों साल लगे। तो इस हिसाब से हम बांटे हैं। तो फर्स्ट जो है वो हमारा है रिन्यूएबल रिसोर्स। तो वैसा रिसोर्स जिसको कि हम रिन्यू कर सके या फिर रिप्रोड्यूस कर सके दोबारा किसी भी फिजिकल मेथड से, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस से हम उसको रीन्यू कर सकें, तो उन रिसोर्सेज को हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि एग्जांपल हो गया हमारा सोलर या विंड एनर्जी। सोलर या विंड एनर्जी जो है वो हमारा रीन्यू होते रहता है, मतलब वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता, मतलब वो ख़त्म हो ही नहीं सकता है, बहुत सालों तक वो ख़त्म नहीं हो सकता है। जब तक कि सन का लाइफ है तब तक सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी हमारे अर्थ से ख़त्म नहीं होगा। उसके बाद वाटर है, वाटर भी एक सोर्स है जिस रिन्यूएबल सोर्स जो कि ख़त्म नहीं हो सकता। हाँ, भले हम उसको पॉल्यूटेड कर देते हैं लेकिन वो ख़त्म नहीं होता है, मतलब जिस तरीके से हम उसको रिसोर्स के तौर पे यूज कर सकते हैं, बहुत सारा रिसोर्स के तौर पे, तो अगर पोल्यूटेड भी हो गया फिर भी हम उसका यूज कर सकते हैं कुछ हद तक। उसके बाद हो गया हमारा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, यानी कि जंगली जीव। तो फॉरेस्ट यानी जंगल, तो जंगल में पाए जाने वाले बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, तो उसका अगर हम मेडिसिन का यूज करते हैं, या फिर जो ट्रीज़ है उसका ही हम लोग यूज करते हैं, तो अगर जहाँ से हम पेड़ को काटे हैं वहाँ फिर से अगर पेड़ लगा देते हैं तो 10 से 12 साल में फिर से वहाँ वो रिसोर्स खुद से आ जाएगा। तो ये रिन्यूएबल रिसोर्स के ही फॉर्म में हमारा जो फॉरेस्ट है वो यूज होता है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ, जंगली जीव, अगर उसका भी हमें यूज करना है तो अगर प्रॉपर तरीके से करें तो ये भी हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स ही होता है। नेक्स्ट जो है वो हमारा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो वैसा रिसोर्स जिसको कि अगर एक बार हम कंज्यूम कर लें तो वो फिर से रिप्लेस नहीं हो सकता, यानी फिर से वो नहीं बन सकता है, तो इसे हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो वैसे रिसोर्स जो हैं उनको बनने में अगर दोबारा बनता भी है तो लाखों साल लग जाता है, यानी मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं इसको बनने में। जैसे कि एग्जांपल हो गया हमारा ऑयल हो गया, जैसे ऑयल में हमारा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, गैस वगैरह, इसको बनने में लाखों साल लग जाते हैं। फिर हो गया हमारा कोल, कोयला, ये सब जो है वो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। अब जो मेटल्स है उसको हम रिन्यूएबल रिसोर्स में ही रखते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स में हम उसे इसलिए रखते हैं क्योंकि मेटल को फिर से हम रिसाइकल करके फिर से हम उसका यूज कर लेते हैं, तो वो रिन्यूएबल रिसोर्स में ही आता है। लेकिन कोयला है, अगर एक बार हम उसको जला दिए, मतलब उसका यूज हम कर लिए, तो वो फिर राख बचेगा, फिर हम उसको फिर से कोयला नहीं बना सकते हैं। या फिर ऑयल भी है, मतलब पेट्रोल हो गया या फिर डीजल हो गया या फिर एलपीजी जो गैस ही है, अगर उसका हम ये लोग यूज कर लेते हैं तो वो तो ख़त्म हो गया, फिर से वो बन नहीं सकता है उससे, तो इन्हें हम रखेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के कैटेगरी में। अब नेक्स्ट जो है कि किस तरीके से रिसोर्स को हम बांटे हैं, तो ऑनरशिप के बेसिस पे, यानी कि उस पर किसका मालिकाना हक है। तो सबसे फर्स्ट इसमें होता है इंडिविजुअल रिसोर्स। तो वैसे रिसोर्स जिसको कि प्राइवेटली किसी इंसान के द्वारा, मतलब किसी अकेले इंसान के द्वारा ऑन किया जाए, यानी कि उस पर उसका मालिकाना हक हो, उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स। जैसे कि कोई प्लॉट हो गया, या ज़मीन का कोई टुकड़ा हो गया, या फिर किसी का घर हो गया, ये सब, या फिर जैसे कोई कुआं है, किसी इंसान का अपना कुआं है, तो उस कुएं का जो पानी है वो उसका अपना, उस पर इंडिविजुअल रिसोर्स उसको हम कहेंगे। अगर वो किसी को परमिशन देता है तभी उसका हम लोग यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो ये हो गया हमारा इंडिविजुअल रिसोर्स। नेक्स्ट जो है वो कम्युनिटी ऑन रिसोर्स है, यानी कि वैसा रिसोर्स जिसको कि उस कम्युनिटी के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, तो पब्लिक पार्क्स, यानी पार्क्स हो गया, उसमें मतलब जो भी उस कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ रहने वाले, वो जा कर के उस पार्क में खेल सकते हैं, बैठ सकते हैं, अपना एक्सरसाइज जो करना है वो कर सकते हैं। उसके बाद है पिकनिक स्पॉट्स, यानी जहाँ पिकनिक करने जाते हैं वो भी कम्युनिटी ऑन रिसोर्स
में ही आएगा, क्योंकि वहाँ के जो भी कम्युनिटी के लोग हैं वो आकर के वहाँ पिकनिक स्पॉट पे अपना पिकनिक कर सकते हैं, मना सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा नेशनल रिसोर्स है, यानी कि जो राष्ट्रीय रिसोर्स होता है, तो वैसा रिसोर्स जो कि नेशन के अंडर में आए उसे हम कहते हैं नेशनल रिसोर्स। और किसी भी कंट्री में पाए जाने वाला जो भी रिसोर्स है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कम्युनिटी ऑन्ड हो, वो हमारा नेशनल रिसोर्स में ही आता है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो जो एरिया है या फिर वो जो प्लॉट है या फिर जो भी चीज़ है उसका वो यूज कर सकता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं रेलवे लाइन का या फिर रोड्स का। तो रेलवे लाइन और रोड जो बनाया जाता है, तो जिस लैंड पे बनाया जाता है वो किसी व्यक्ति का इंडिविजुअल लैंड ही रहता है, मतलब किसी व्यक्ति का इंडिविजुअल रिसोर्स ही होता है। लेकिन गवर्नमेंट करती क्या है कि वहाँ पे सड़क बनाती है, उस ज़मीन पे उसको ज़रूरत रहता है तो वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाती है। तो क्यों? तो वहाँ के जो गवर्नमेंट है उसको ऐसा अधिकार है कि अगर उस जगह का उसको यूज करना है, भले ही वो इंडिविजुअल रिसोर्स हो, तो वो उसका यूज कर सकता है। उसके एवज में जो इंडिविजुअल रिसोर्स के जो ऑनर हैं उनको कुछ मुआवजा देता है, उनको कुछ पैसा देता है। तो जो भी रिसोर्स किसी भी कंट्री के बाउंड्री के अंदर आते हैं वो नेशनल रिसोर्स ही होते हैं। अब जो अगला रिसोर्स हमारा है वो है इंटरनेशनल रिसोर्स। तो वैसे रिसोर्स जो कि किसी भी कंट्री के बाउंड्री से 200 किलोमीटर दूर के बाद, मतलब दो बाउंड्री जो हो गया, बाउंड्री के से 200 किलोमीटर के अलावा जो एरिया है वहाँ जो पाया जाता है जो रिसोर्स, वो उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स। और जो बाउंड्री का जो एरिया है उस एरिया को हम, मतलब 200 किलोमीटर का एरिया बाउंड्री से लेकर के, उसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये मेनली होता कहाँ है? तो ओशियंस में, क्योंकि लैंड रहेगा तो वहाँ तो कोई ना कोई कंट्री रहेगा ही। तो ओशियन का जो एरिया है वहाँ भी बहुत सारे रिसोर्स पाए जाते हैं। तो इन रिसोर्सेज को कहते हैं, जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर के होते हैं, इन्हें हम कहते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स। और कोई भी इन रिसोर्सेज का यूज नहीं कर सकता है बिना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं उनके परमिशन के। लेकिन जो इंडिया है उसको इंडियन ओशियन में ये राइट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से मिल चुका है, उनको अधिकार है कि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके बाहर भी वो मैग्नीज जो एक मिनरल है उसको वो माइन कर सकते हैं। वो कहाँ? तो इंडियन ओशियन से। अब जैसे हम लोग एग्जांपल ही देखते हैं कि जो किसी भी कंट्री के बाउंड्री में अगर मछली मारने जाते हैं तो फिशरी जो हो गया वो भी एक तरीके का रिसोर्स ही है। तो पता चलता है कि हाँ, जो इंडिया है वो पाकिस्तान के सीमा में चल गया, तो क्या वो पाकिस्तान के अंदर चला जाता है, पाकिस्तान कंट्री में? तो नहीं। वो जो पाकिस्तान का जो बाउंड्री है जो 200 किलोमीटर का जो अरेबियन सी में है उस एरिया में जाता है, तो वहाँ के जो नेवल हैं, मतलब जो नेवी है, वो उसको पकड़ लेती है। और ऐसा ही बहुत बार होता है श्रीलंका के साथ, तो हमेशा होते रहता है कि श्रीलंका का एरिया में चला गया, तो वो बहुत छोटा एरिया, मतलब पता ही नहीं चलता है, इतना नैरो है कि वहाँ 200 किलोमीटर का कुछ है ही नहीं। तो कभी कभी मछली मारते मारते जो हमारे फिशरमैन हैं वो साउथ साइड के वो चले जाते हैं, तो क्या करता है कि श्रीलंका जो सेना है उनको कैप्चर कर लेता है, जेल में डाल देता है, फिर उनको छुड़ाना पड़ता है। तो वो जो है वो इंटरनेशनल रिसोर्स, आप लोग समझ चुके होंगे कि इंटरनेशनल रिसोर्स क्या है। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब जो रिसोर्स है वो किस स्टेटस में है, उसका अभी स्थिति क्या है डेवलपमेंट के हिसाब से, अभी वो किस लेवल में पहुंचा है, यानी कि शुरुआती लेवल में है या फिर वो फाइनल पहुंच चुका है। तो इसके बेसिस पे हम लोग कुछ भाग में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला है पोटेंशियल रिसोर्स, यानी कि वैसा रिसोर्स जो कि बहुत मात्रा में अवेलेबल है किसी भी जगह पे। तो किसी भी क्षेत्र में अगर रिसोर्स बहुत मात्रा में अवेलेबल है, यानी कि लेकिन हम उसका यूज नहीं कर पाते हैं जिस हिसाब से वो अवेलेबल है उस हिसाब से। जैसे कि अगर हम देखें कि राजस्थान और गुजरात का जो पार्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है किसके डेवलपमेंट के लिए? तो विंड और सोलर एनर्जी के लिए, क्योंकि वहाँ जो एरिया है बिल्कुल ड्राई है और हमेशा धूप खिला रहता है। तो धूप ज़्यादा रहने के कारण होता क्या है कि वहाँ सोलर एनर्जी, मतलब हम लोग सोलर पैनल का यूज कर सकते हैं। और जहाँ गर्मी ज़्यादा है तो हवा भी तेज़ चलता है, तो हवा तेज़
चलने के कारण विंड एनर्जी, मतलब जो विंड हमारा टरबाइन रहता है उसके यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जितना हम लोग कर सकते हैं उतना हम कर नहीं रहे हैं। तो इस टाइप के रिसोर्स मतलब कि जो अवेलेबल है अबंडेंस में, लेकिन हम उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, इस टाइप के रिसोर्स को हम कहेंगे पोटेंशियल रिसोर्स। नेक्स्ट जो है वो हमारा डेवलप्ड रिसोर्स, यानी कि वैसा रिसोर्स जिसका कि सर्वे किया जा चुका है, जिसका कि क्वालिटी चेक किया जा चुका है, क्वांटिटी मतलब कितने मात्रा में वो अवेलेबल है, इस और यूटिलाइजेशन भी उसका हो चुका है, इस टाइप के रिसोर्स को हम कहेंगे डेवलप्ड रिसोर्स। और डेवलप्ड रिसोर्स जो है वो डिपेंड करता है किस पे, तो उस कंट्री के, मतलब जिस कंट्री का वो रिसोर्स है वहाँ पे कितना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, मतलब जो टेक्नोलॉजी वहाँ कितना डेवलप्ड है रिसोर्स को खोजने में या फिर रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने में, वहाँ से निकालने में। तो इस टाइप के रिसोर्स को डेवलप्ड रिसोर्स हो गया। नेक्स्ट जो है वो हमारा स्टॉक है। तो स्टॉक होता क्या है कि वैसा रिसोर्स जिसका कि हम लोग सर्वे कर चुके हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के कमी के कारण, ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, हम लोग उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए स्टॉक का, तो होगा क्या कि वाटर जो है वो कंपाउंड है दो इन्फ्लेमेबल गैसेज का, यानी कि वैसे गैसेज जो कि हम लोग फ्यूल के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन का यूज हम लोग करते हैं फ्यूल के रूप में। और ऑक्सीजन जो है वो कंबसन जो है हमारा फ्यूल को जलने में हेल्प करता है। तो ये दो गैसेस से मिला हुआ है। लेकिन हमारे पास ये रिच सोर्स में है, मतलब बहुत ज़्यादा वाटर हमारे प्रेजेंट है जैसे ओशियन में, लेकिन हम लोगों को अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इसका यूज कैसे कर पाएँ। तो इस तरीके के रिसोर्स जो कि हम लोग सर्वे कर चुके हैं और फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी ये यूज नहीं हो रहा है, उसको हम कहते हैं स्टॉक। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा रिजर्व है। तो रिजर्व वैसा रिसोर्स होता है जिसका कि सर्वे हम लोग कर चुके हैं और अभी का जो हमारा टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से हम उसका यूज भी कर सकते हैं। स्टॉक में यूज हम नहीं कर सकते हैं, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन रिजर्व में हम उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका यूज जितना होना चाहिए उतना हम नहीं कर रहे हैं। उस रिसोर्स को हम कहते हैं रिजर्व, और हो सके तो फ्यूचर में हम इसका यूज करें। जैसे इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो वाटर जो है हमारे डैम्स में है, फॉरेस्ट में है, उसका हम लोग यूज कर सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर है उसको जनरेट करने में। लेकिन जितना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम बना सकते हैं उतना हम बना नहीं रहे हैं। तो इस तरीके के रिसोर्स को हम कहेंगे रिजर्व रिसोर्स। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब वो किस स्टेटस में है, विकास के अभी किस स्टेटस में। अब जो है कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, तो रिसोर्स का किस तरीके से डेवलपमेंट हो, कैसे कैसे हम किसी भी रिसोर्स का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो ह्यूमन सर्वाइवल है, यानी कि जो ह्यूमन है उसके जीवित रहने के लिए रिसोर्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर रिसोर्स नहीं होगा तो ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और ऐसा माना जाता है कि जो रिसोर्स है वो नेचर का गिफ्ट है हमारे लिए, मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए जो रिसोर्स है वो गिफ्ट है। लेकिन हम लोग उसका, जो ह्यूमन बींग्स हैं, उसका इस तरीके से यूज कर रहे हैं, इतना ज़्यादा यूज कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रहा है। तो अब वो प्रॉब्लम हो क्या रहा है, तो बहुत सारे जो रिसोर्स हैं वो ख़त्म होने के कगार पे आ गए हैं, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो लालची हो गए हैं। तो लालची होने के कारण, ग्रीडी होने के कारण जो हमारा रिसोर्स है वो डिप्लीट होना शुरू हो गया है। और इसी को लेकर के महात्मा गांधी ने भी कहा था कि अर्थ पे इतना रिसोर्स अवेलेबल है कि वो हर एक व्यक्ति के नीड को पूरा कर सकता है, ना कि उसके ग्रीड को, यानी कि उसकी ज़रूरत को पूरा कर सकता है लेकिन लालच को नहीं। अब तो और क्या है इसका कारण, तो जो रिसोर्स है वो कुछ व्यक्ति के हाथों तक ही सीमित है। तो इसी कारण जो सोसाइटी है उसको भी दो भाग में डिवाइड हो गया है रिसोर्स के कारण ही, कि वैसे सोसाइटी के लोग जिनके पास रिसोर्स उन्हीं के मुट्ठी में है तो हम उनको रीच कहेंगे, और वैसे जिनके पास रिसोर्स नहीं है वो पुअर। अब इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स, यानी कि रिसोर्स का बिना सोचे समझे हम इतना ज़्यादा उसका दहन कर रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा यूज कर रहे हैं कि ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस आ गया, यानी कि हमारा जो पर्यावरण है उसको भी संकट हो रहा है।
हमारे वैश्विक स्तर पे, जैसे कि जिसके कारण हो क्या रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ते जा रहा है। ओजोन लेयर डिप्लीशन, हमारा जो ओजोन लेयर है, जो अल्ट्रा वायलेट रे हमारे मतलब सन से आता है उसको रोकता है, तो ये हो गया। उसके बाद इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, जो हमारा पर्यावरण है उसका प्रदूषण हो रहा है। और लैंड डिग्रेडेशन, जो हमारे लैंड है वो भी, उसका भी क्षरण हो रहा है, मतलब वो भी यूज में नहीं रह रहा है। उसका जैसे यूज करके उसको वैसे ही छोड़ दिए, अगर माइनिंग के लिए किए तो उसका यूज करके वैसे ही हम छोड़ दिए, तो ये सब जो हो गया वो लैंड डिग्रेडेशन हो गया। तो अब हमें करना क्या चाहिए, तो ग्लोबल पीस के लिए और इस अर्थ पे लाइफ का जो क्वालिटी है उसको बनाए रखने के लिए हमें जितना रिसोर्स ज़रूरत है उतना ही यूज करें, ना कि हम उसका दोहन करने लगें अपने लालच के लिए, अपने पैसे के लिए, पूंजी के लिए। तो अब हमें करना क्या चाहिए कि जो रिसोर्स है उसका जुडिशियली यूज करना चाहिए, यानी कि विवेकपूर्ण हमें उसका यूज करना चाहिए, पेशेंस हो करके, ताकि उसका सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। तो अब सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है क्या, तो वैसा डेवलपमेंट जिसमें कि हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी डैमेज ना हो। अगर हम रिसोर्स का यूज कर रहे हैं या फिर उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे इन्वायरमेंट को कोई डैमेज ना हो, और हम डेवलपमेंट के साथ ऐसा कंप्रोमाइज़ ना करें कि अगर हम अपने कंट्री का डेवलपमेंट चाह रहे हैं तो डेवलपमेंट के लिए हम बहुत ज़्यादा रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि हम उसको बेचें, और बेचने से हमारे जो फॉरेन है वहाँ से, अब्रॉड से हमें बहुत ज़्यादा पैसा मिले ताकि हमारा जो कंट्री है वो डेवलप कर जाए। तो होगा क्या कि हम बहुत ज़्यादा अगर उसका यूज करेंगे तो जो भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वो उनको रिन्यू होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी ज़रूरतों के लिए ये रिसोर्स नहीं बच पाएगा। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब यही है कि हम रिसोर्स का ऐसा डेवलपमेंट करें कि हमारे इन्वायरमेंट को कोई डैमेज ना हो और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्स जो है वो बचा हुआ रहे। तो इसी के लिए करते क्या है कि रिसोर्स प्लानिंग शुरू हो गया है, यानी कि किस तरीके से रिसोर्स को प्लान करके यूज करें ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा हुआ रहे। तो रिसोर्स प्लानिंग जो है वो बहुत ही एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है, बिल्कुल जटिल प्रक्रिया है। अब इसमें होता क्या है कि सबसे पहले हमें रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, पहचानना पड़ता है, खोजना पड़ता है कि कंट्री के किस रीजन में, यानी कि किस क्षेत्र में वो रिसोर्स अवेलेबल है। इसमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है, तो सर्वेइंग हो गया, मतलब सर्वे करना, सर्वे करके पता लगाना। उसके बाद मैपिंग, मतलब उस जगह को मैप पे दर्शाना कि हाँ यहाँ पे ये रिसोर्स अवेलेबल है। उसके बाद क्वालिटेटिव हो गया, मतलब उसकी क्वालिटी को चेक करना कि रिसोर्स जो है वो किस क्वालिटी का है। मतलब हम अगर उसको एक्सट्रैक्ट करें, जैसे कि मान लीजिए कि कोई हम ओर निकाल रहे हैं, कोई जिससे कि हमें मेटल निकालना है, तो हो क्या रहा है कि उसमें इम्प्यूरिटीज़ ही इतना ज़्यादा है कि अगर हम उसको यूज करें तो हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, बहुत ज़्यादा खर्चा लगेगा। तो उसका क्वालिटी क्या है, अच्छा नहीं है। तो जब क्वालिटी अच्छा नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे, उसका यूज नहीं करेंगे। उसके बाद क्वांटिटिव, यानी कि वहाँ पे कितना क्वांटिटी में है। मान लीजिए कि कहीं पे 50 किलो सोना का ओर है, मतलब गोल्ड का, और उसी के लिए हम वहाँ इंडस्ट्री, मतलब कि माइनिंग लगा दिए, माइनिंग में काम 50 किलो सोना निकालना है, जिससे कि जितना 50 किलो सोना का कीमत नहीं है उससे ज़्यादा हमारा खर्च ही हो जाए। तो ऐसा नहीं करना है, यानी कि उसके क्वांटिटी को भी देखना है और उसके बाद हम रिसोर्स का मेजरमेंट करते हैं कि वो कितना है। तो सबसे पहला रिसोर्स प्लानिंग का ये सब प्रोसेस है कि करेंगे क्या कि सर्वेइंग, मैपिंग, उसके क्वालिटी को देखेंगे, उसके क्वांटिटी को देखेंगे। उसके बाद इवॉल्व जब करना है उस रिसोर्स का तो एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बना करके, जिसमें कि हमें पर्याप्त जो टेक्नोलॉजी है, जिस तकनीक से हम आसानी से उसका इवॉल्व कर सके उस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। सही स्किल का, यानी कि जो सही स्किल पर्सन है उसका यूज करें। उसके बाद जो इंस्टीट्यूशन सेट किया जाता है, जो इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है इस रिसोर्स डेवलपमेंट के प्लान बनाने के लिए, उनके प्लान को हम फॉलो करते हुए ही उस रिसोर्स को इवॉल्व करें। अगर हम उसके प्लान को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक एस्टिमेशन देता है कि हाँ इतना आप निकाल सकते हैं इतने दिनों में, ताकि होगा क्या कि जो हमारा जो ज़रूरत है वो पूरा होते रहेगा, तो उसको भी हमें फॉलो करना होता है।
उसके बाद जो है कि जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है वो हमारे ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपने रिसोर्स के डेवलपमेंट प्लान में ही इतना मशगूल हो गए कि जो हमारा जो कंट्री का डेवलपमेंट होना है वो हो ही ना, सारा जो कंट्री का जो पैसा आ रहा है उसी रिसोर्स के डेवलपमेंट में ही हम लगा दिए तो बाकी जो कंट्री है वो गरीब हो जाएगा। तो ऐसा भी हमें नहीं करना है, यानी कि रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को और ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान को मैच करते हुए चलना है। अब लैंड जो है उसका हम लोग किस तरीके से रिसोर्स के तौर पे यूज करते हैं, तो लैंड जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है हमारे लिए, क्योंकि इसी के कारण हमारे अर्थ पे वेजिटेशन है, यानी नेचुरल वेजिटेशन जो है वो लैंड पे ही होता है, वाइल्ड लाइफ जंगली जीव। उसके बाद ह्यूमन लाइफ भी, हम लोग भी ज़मीन पे ही रहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बहुत सारे जो आर्थिक क्रियाकलाप है वो हो गया। फिर ट्रांसपोर्ट हो गया, यानी कि जो जैसे कि लैंड ट्रांसपोर्ट, रेलवे वगैरह, वो लैंड पे ही। उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम भी, तो इन सब को सपोर्ट करता है हमारा लैंड रिसोर्स। लैंड जो है वो हमारे पास लिमिटेड साइज में अवेलेबल है, मतलब बहुत ज़्यादा लैंड नहीं है, तो इसलिए इसका यूज हम लोगों को इफ़ेक्टिवली करना है, यानी कि ऐसा करें कि वो प्रभावशाली रूप से, थोड़ा लैंड ही है उसका हम लोग अच्छे से यूज कर पाएँ, उसको जुडिशियली यूज करें लैंड का। अब लैंड रिसोर्स इन इंडिया, इंडिया में जो है कितना लैंड है रिसोर्स और किस किस पैटर्न में है, तो लगभग जो 43% जो लैंड है, लैंड एरिया, वो प्लेन है, यानी कि बिल्कुल समतल, जो कि हमें क्या क्या प्रोवाइड कराता है, तो हमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। तो ये प्लेन लैंड में ही हम लोग एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री बैठाते हैं, क्योंकि अगर माउंटेन्स वगैरह वाला जो एरिया है, अगर वहाँ हम लोग एग्रीकल्चर करने जाएँ या फिर इंडस्ट्री बैठाएँ तो हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट होगा, क्योंकि वहाँ पर रोड बनाना बहुत मुश्किल है, रेलवे लाइन भी नहीं है। एग्रीकल्चर थोड़ा कर भी सकते हैं लेकिन उस हद तक माउंटेन्स पे नहीं। और जो लगभग 30% जो एरिया है टोटल सरफेस एरिया का कंट्री का, वहाँ पे क्या है, माउंटेन्स हैं, और बहुत सारी नदियाँ वहीं से बहती हैं, बहुत सारी नदियाँ वहीं से निकलती हैं। और ये जो है वो मेन फोकस यहाँ क्या होता है, जो माउंटेन्स वाला एरिया है वो टूरिज्म का, यानी कि यहाँ पर्यटक जाते हैं घूमने। और इकोलॉजिकल एक्सेप्ट एस्पेक्ट से भी देखा जाए तो इकोलॉजिकल एस्पेक्ट से है क्या कि वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे रहते हैं, जिसके कारण हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बना हुआ रहता है। और इंडिया का जो लगभग 27% जो एरिया है कंट्री का, वो प्लेट्यू रीजन है, यानी कि पठार, वैसा लैंड जो कि माउंटेन से छोटा हो, और हमारा जो लैंड है, जो प्लेन लैंड है उससे ऊंचा, तो प्लेट्यू रीजन है। और ये जो है रिच रिजर्व्स है, यानी कि यहीं सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं हमारे मिनरल्स। उसके बाद फॉसिल्स फ्यूल, जो जीवाश्म ईंधन है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, गैस वगैरह, वो। और फॉरेस्ट, बहुत ज़्यादा जो फॉरेस्ट है वो यहीं पे पाया जाता है, जैसे कि हमारा हो गया मध्य प्रदेश का एरिया, छत्तीसगढ़ का एरिया, वो प्लेट्यू एरिया हो गया। अब लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, कि किस किस तरीके का जो लैंड यूज है उसका, लैंड जो पैटर्न है उसका हम लोग यूज करते हैं और किस किस कार्य में। तो जो लैंड है उसको यूज के हिसाब से अलग अलग भाग में बांटा गया है। तो सबसे पहला फिजिकल फैक्टर्स, जैसे कि टोपोग्राफी, मतलब उस जो लैंड है उसका किस तरीके का बनावट है, वहाँ का कैसा मौसम है, क्लाइमेट है, वो जो सॉइल है उस लैंड का वो किस टाइप का है, उस हिसाब से हम उसका यूज करते हैं। अब ह्यूमन फैक्टर्स, जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी, उस जगह पे कितना पॉपुलेशन है, हम उसका किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उस लैंड का हम लोग यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उतने लोगों को हम कहाँ हटा के ले जाएंगे। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, यानी कि तकनीक का हम लोग वहाँ पे यूज कर सकें, कैपेबल हो वहाँ तकनीक ले जाने में। कल्चर और ट्रेडिशनल एक्सेट्रा, मतलब कि लोगों के कल्चर से वो जो लैंड है वो किस तरीके से जुड़ा हुआ है, उनके ट्रेडिशन से, तो उसके हिसाब से ही हम लैंड का यूज कर सकते हैं। अब लैंड यूज डाटा जो है वो हमारे पास लगभग 93% ही है। टोटल जोग्राफिकल एरिया जो है हमारे इंडिया का, उसका केवल 93% डाटा ही हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि रिपोर्टिंग जब हुआ तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है, असम को छोड़ करके बाकी का रिपोर्टिंग नहीं हो पाया है पूरी तरीके से। और जम्मू कश्मीर का एरिया जो हो गया, जो जिसे कि पाकिस्तान या फिर चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया है, उसका भी सर्वे नहीं हो पाया है। यानी कि हमारे पास जो 93% जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया का, उसी का हम लोग यूज कर पाते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो किस तरीके से हमारा जो लैंड है वो डिग्रेड होता है, यानी कि उसका क्षरण होता है, और
कौन कौन से मेजर्स हैं, कौन कौन से कारण हैं जिसका कि यूज करके हम लोग अपने लैंड को बचा सकते हैं। तो बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, यानी कि पेड़ों का कटाई, ओवर ग्रेजिंग, बहुत ज़्यादा घास जो है, जो जानवर हैं हमारे लाइव स्टॉक, वो बहुत ज़्यादा घास चढ़ते हैं या फिर हम लोग ही चढ़ाते हैं, तो ओवर ग्रेजिंग भी हो गया। माइनिंग, अगर हम माइनिंग किए और फिर छोड़ दिए उसको ऐसे ही, जैसे कि अगर कहीं से कोई कोयला ही हमें निकालना है, जैसे कि हो गया झारखंड का एरिया, छत्तीसगढ़ का एरिया, वहाँ हम किए क्या कि कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में निकाल लिए या फिर जितना भी निकालें और उस लैंड को ऐसे ही ओपन गड्ढा छोड़ दिए, तो होगा क्या कि उसका हम लोग यूज कर ही नहीं पाएंगे, बस ऐसे ही पानी भरा हुआ रहेगा और उसमें हम लोग अच्छा से यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये सब जो कारण है वो है लैंड डिग्रेडेशन का कारण। अब कौन कौन सा मेजर्स है, कौन कौन सा उपाय है जिसके कारण हम लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो है वो एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन मतलब होता क्या है कि पेड़ों का लगाना, यानी कि जहाँ जहाँ पेड़ डिफोरेस्टेशन हो गया, पेड़ का कटाई हो गया है, या फिर वैसे भी एरिया जहाँ की हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं जिस लैंड का, वहाँ हम क्या करें कि पेड़ लगा दें। उसके बाद प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि पौधों का शेल्टर बेल्ट बनाना। शेल्टर बेल्ट मतलब छायादार। तो जैसे कि सड़क के किनारे अगर ज़मीन है तो वहाँ गवर्नमेंट करती क्या है कि पेड़ लगा देती है, जिससे कि सड़क पे छाया रहता है या फिर उसके बीच में भी लगाया हुआ रहता है। तो इस तरीके का शेल्टर बेल्ट बनाए, तो जिसके कारण लैंड डिग्रेडेशन नहीं होगा। और ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करें, क्योंकि बहुत सारा जो गुजरात का पार्ट है, राजस्थान का, वहाँ बहुत ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग होता है। जो जानवर जो हैं, जैसे कि भेड़ वगैरह, भेड़ बकरियाँ जो हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा चढ़ जाती हैं, जिसके कारण जो लैंड है वो बैरन हो जाता है, बिल्कुल बंजर, कुछ उग ही नहीं पाता है। अगर थोड़ा बहुत उगता भी है वहाँ, क्या कहते हैं, प्लांट्स, वेजिटेशन, तो वो सारा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो सैंड ड्यून्स है उसको स्टेबलाइज करना थ्रोनी बुशेज उगा करके। अब बहुत, जैसे कि राजस्थान का जो एरिया है वहाँ बहुत बड़े बड़े सैंड ड्यून्स रहते हैं, यानी कि बालू के जो रेत है उसके टीले। तो वो क्या होता है कि जब हवा बहता है तो वो उड़ते हैं, उड़ के इधर से उधर, तो उनको उड़ने से बचाने के लिए, मतलब इधर से उधर जाने के लिए, क्योंकि अगर कहीं कोई वेजिटेशन लगाए हुए है तो वो गया सैंड ड्यून्स, अगर हवा चला तो वो जा करके उसको पूरा ढक देगा, तो वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो इसके लिए अब रेगिस्तान में हो क्या सकता है, तो थ्रोनी बुशेज, यानी कटीले जो झाड़ियाँ हैं उसको हम लगा सकते हैं। तो वो करेगा क्या कि जो भी सैंड्स हैं उसको अपने रूट से पकड़ के रखेगा, तो जिसके कारण जो सैंड ड्यून्स जो उड़ के इधर से उधर जाते हैं वो नहीं जा पाएंगे, वो वहीं पे रुके हुए रहेंगे। तो इस तरीके से स्टेबलाइज कर सकते हैं हम सैंड ड्यून्स का। उसके बाद जो वेस्ट लैंड है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट। तो बहुत सारे हमारे कंट्री में जो लैंड है जिसका कि हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ कटीली झाड़ियाँ उगी हुई हैं या फिर थोड़ा बहुत पत्थर कंकर है, जिसके कारण हम उसका यूज करते ही नहीं है। तो उसको, उस जो लैंड है उसको यूजफुल बनाना, यानी कि अपने यूज के हिसाब से उसको बनाना। उसके बाद कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, जो भी माइनिंग एक्टिविटीज़ है उसको एक कंट्रोल में करना। अगर कोई माइनिंग करते भी हैं तो फिर उस जगह को पहले जैसा बना देना, ताकि लोग उस जो लैंड है उसका यूज कर पाएँ। लोग करते क्या है कि माइनिंग किए और गड्ढा छोड़ दिए, तो फिर तो दूसरे लोग जो हैं उसका यूज नहीं कर पाते हैं। अब जो है कि सॉइल एज ए रिसोर्स, सॉइल को हम किस तरीके से एक रिसोर्स के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो सॉइल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है और रिन्यूएबल है, यानी कि वो पुनः बन जाता है। और ये जो ऐसा मीडियम है जो कि प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करता है, जिसमें कि डिफरेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो अर्थ के, वो वहाँ पे रहते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, तो बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उन पे हम सॉइल को क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि सॉइल फॉर्मेशन हो गया, उसका कलर हो गया, थिकनेस हो गया, कितना मोटा सॉइल है, उसका टेक्सचर, एज, कितना पुराना सॉइल है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सॉइल का। इस कारण से हम इंडिया के सॉइल को अलग अलग भाग में बांट सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा सॉइल है वो है एल्यूवियल सॉइल। तो एल्यूवियल सॉइल अब पाया कहाँ जाता है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स में एल्यूवियल सॉइल पाया जाता है। जो बिहार यूपी का जो एरिया है वो नॉर्दर्न प्लेन है, यहाँ पे एल्यूवियल सॉइल। और ये जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के कुछ जो डेल्टा हैं, कुछ जो नदियां हैं वो डेल्टा बनाती हैं, वहाँ भी पाया जाता है। जैसे कि महानदी हो गया, महानदी का डेल्टा, गोदावरी नदी का, कृष्णा का, कावेरी नदी का, यहाँ भी हमारा एल्यूवियल सॉइल पाया जाता है। और ये जो है वो फर्टाइल होता है, बहुत उपजाऊ होता है, इसलिए ये कृषि कार्य के लिए बहुत ही
अच्छा होता है। अब कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से रीजन हैं जहाँ की एलुवियल सॉइल पाया जाता है, तो और जहाँ एलुवियल सॉइल पाया जाता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कृषि कार्य होता है, बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन होता है और लोगों का जनसंख्या वहाँ बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि इंडिया में अधिकतर जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट हैं। और ये जो सॉइल है इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो इसमें पोटास बहुत ज़्यादा होता है, फास्फोरिक एसिड होता है, लाइम होता है, जो कि आइडियल है किसके किसके ग्रोथ के लिए, तो शुगर केन यानी गन्ना, धान के लिए, गेहूं के लिए, और दूसरे भी जो अनाज या फिर दाल से रिलेटेड क्रॉप्स हैं उनके लिए। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल इसका कलर ही ब्लैक है तो इसलिए इसे हम ब्लैक सॉइल कहते हैं, या फिर इसको रेगुड सॉइल के नाम से भी जानते हैं। और ये आइडियल है किसके किसके ग्रोथ के लिए, तो कॉटन के लिए, तो इसलिए हम इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। और ये पाया जाता है कहाँ, तो महाराष्ट्र के पठार में, सौराष्ट्र में, मालवा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, और गोदावरी और कृष्णा की घाटियों में भी ये जो ब्लैक सॉइल है वो पाया जाता है। और इसका जो बना हुआ रहता है वो एक्सट्रीमली फाइन यानी बहुत ही महीन दाने से, जो जिसको कि हम कहते हैं क्लेई मटेरियल, यानी कि जो ब्लैक सॉइल होता है उसका जो पार्टिकल्स है बिल्कुल फाइन होता है। और इसका जो वेल नोन क्या है कि सबसे अच्छा इसका प्रॉपर्टी क्या है कि ये मॉइस्चर को यानी नमी को अपने अंदर रोक करके रख सकता है। और इसमें क्या क्या केमिकल्स होते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट में ये रिच होता है, मैग्नीशियम में, पोटास में, और लाइम जो है वो ब्लैक सॉइल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा रेड और येलो सॉइल है। तो ये वैसे एरिया में पाया जाता है जहाँ की कम वर्षा वाला एरिया हो गया, जैसे कि ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट्स हो गया, दक्कन के पठार का, डेक्कन प्लेट्यू का ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट्स। उसके बाद ये उड़ीसा में भी, उड़ीसा के भी कुछ भागों में, छत्तीसगढ़। उसके बाद मिडिल गंगा प्लेन जो मध्य गंगा प्लेन है उसका दक्षिणी भाग में, और वेस्टर्न घाट्स के भी कुछ क्षेत्रों में रेड और येलो सॉइल पाया जाता है। अब इसका कलर जो है वो रेडिश इस कारण से होता है क्योंकि आयरन का जो क्रिस्टल है, यहाँ जिस एरिया में ये रेड येलो सॉइल पाए जाते हैं वहाँ आयरन के बहुत सारे माइंस होते हैं, बहुत सारे खदान होते हैं। तो आयरन का जो पार्टिकल्स है, जो क्रिस्टल है, वो डिफ्यूज हो जाता है इन सॉइल से, जिसके कारण ही इसका कलर जो है वो रेडिश हो जाता है। और मेटामॉर्फिक रॉक्स के कारण भी इसका कलर रेड और येलो होता है। नेक्स्ट जो है वो हमारा है लेटराइट सॉइल। तो लेटराइट सॉइल वैसे एरिया में डेवलप करता है जहाँ की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और बारिश भी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि कर्नाटका का क्षेत्र हो गया, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, और उड़ीसा का जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है, और असम का भी जो पहाड़ी का क्षेत्र है, वहाँ लेटराइट सॉइल पाए जाते हैं। ये जो है सूटेबल तब हो पाते हैं कल्टीवेशन के लिए जब हम इसमें पर्याप्त मात्रा में खाद या मैन्योर्स हम जब यूज करें तब। और इसका जो ह्यूमस है वो बहुत ही कम होता है क्योंकि इसमें जो डिकम्पोजर्स हैं जो कि डिकम्पोज करते हैं किसी भी मटेरियल को, जैसे कि बैक्टीरिया, वो हाई टेम्परेचर के कारण मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो इस कारण इसमें लो ह्यूमस होता है। अब है हमारा एरिड सॉइल। तो एरिड सॉइल कहाँ पाया जाता है, तो ये वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान में, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है जिसको कि हम शुष्क मिट्टी भी कहते हैं, बिल्कुल सूखा हुआ। और बहुत ज़्यादा अब अगर हमें इसे सिंचाई करें, इरिगेट करें, तब ये जो सॉइल है वो कल्टीवेबल बन पाता है, मतलब हम कुछ फसल इसमें उगा सकते हैं। इसमें भी ह्यूमस बहुत कम होता है, मॉइस्चर कम होता है क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ड्राई होता है, हाई टेम्परेचर ड्राई क्लाइमेट, जिसके कारण जो इवोपरेशन है वो बहुत जल्दी, मतलब अगर तुरंत हम सिंचाई किए और तुरंत जो मिट्टी है, जो पानी है हमारा, वो इवोपरेट होकर के उड़ जाएगा, जिसके कारण होता क्या है कि यहाँ जो वाटर है वो इवोपरेट हो जाता है, जिसके कारण कॉमन साल्ट का जो लेयर है वो मिट्टी के ऊपर बैठ जाता है। साल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई है तो कॉमन साल्ट हमारा सोडियम क्लोराइड जो है वो वहाँ बैठ जाता है। अब फॉरेस्ट सॉइल, तो फॉरेस्ट सॉइल कहाँ पाए जाते हैं, तो हिली और माउंटेन एरिया में, जहाँ की पर्याप्त मात्रा में बारिश होता है, रेन फॉरेस्ट, मतलब बारिश वाले जो जंगल हैं वो वहाँ फॉरेस्ट सॉइल पाए जाते हैं। और इसका अलग अलग लोकेशन के हिसाब से जो सॉइल है वो अलग अलग पाया जाता है, मतलब किस जगह का फॉरेस्ट है उसके हिसाब से फॉरेस्ट सॉइल अलग अलग टाइप के होते हैं। ये जो है वो लूमी और सिल्टी होते हैं। सिल्टी मतलब कि रेतीला, जैसे कि गंगा जी का जो सैंड है वो सिल्टी, और लूमी
होता है वैली साइड में। और अगर अपर स्लोप में जाएं यानी कि ऊपर अगर हम जाएं माउंटेन्स एरिया में जहाँ की फॉरेस्ट है, तो वो कोर्स ग्रेन यानी कि मोटा मोटा कंकर पत्थर जैसा होगा। और सिल्ट जो है वो लोअर पार्ट, वैली के लोअर पार्ट में होगा, जैसे कि रिवर ट्रेसेज में, नदियों के किनारे हो गया। तो एलुवियल फैंस जो हैं वो फर्टाइल होते हैं, मतलब एलुवियल जो सॉइल है वो इसी से पाए जाते हैं। अब हो गया हमारा सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन। तो किस तरीके से सॉइल इरोजन होता है और कैसे हम सॉइल को कंजर्व करके रख सकते हैं, उसको कैसे बचा करके रख सकते हैं। तो बहुत सारे नेचुरल वे हैं सॉइल इरोजन होने का, जैसे कि विंड हो गया, ग्लेशियर हो गया, वाटर हो गया, ये सब सॉइल इरोजन के कारण हैं। तो विंड जैसे हवा बहा तो उसके कारण ग्लेशियर पिघला, तो उसके कारण जो मिट्टी है वो हमारा कट जाएगा। उसके बाद वाटर के कारण भी हमारा सॉइल इरोड करता है। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है, ये सब तो हो गया नेचुरल एक्टिविटी। उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटी जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, यानी कि पेड़ों का कटाई। तो पेड़ करते क्या हैं कि जो हमारा सॉइल है उसको पकड़ के रखते हैं अच्छे से। तो डिफॉरेस्टेशन के कारण होगा क्या कि पेड़ का जो जड़ है वो तो ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे जो सॉइल हैं वो इरोड कर जाएंगे, उनका इरोजन हो जाएगा। उसके बाद ओवर ग्रेजिंग में भी वही होता है, हमारा घास जो जानवर है वो चढ़ गया तो वो सारा घास वहाँ से सूख गया, तो जो सॉइल है उसका इरोजन हो जाएगा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन और माइनिंग में भी ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो सॉइल इरोजन के मेन कारण हैं। अब कौन कौन सा मेजर है जिसका कि यूज करके हम सॉइल इरोजन को बचा सकते हैं? तो स्ट्रिप क्रॉपिंग होता क्या है कि छोटे छोटे खेत का जो पार्ट है उसको छोटे छोटे भागों में बांट देना, उसके बाद फसल लगाना। तो इस तरीके से सॉइल इरोजन से हम लोग सॉइल को बचा सकते हैं, यानी सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। उसके बाद प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स बना करके रोड के किनारे या सड़कों के किनारे या फिर कहीं भी खेत का जो किनारे किनारे हम लोग क्या कर सकते हैं कि पेड़ पौधे लगा सकते हैं, जिसके कारण शेल्टर बेल्ट बने। और हिली एरिया में जहाँ की काउंटर प्लॉइंग करें और टेरेस फार्मिंग मतलब सीढ़ी नुमा खेती हमें करना चाहिए, जिससे कि सॉइल हमारा कंजर्व होकर के रहेगा। तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।